नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। 1749 में कास्टोवोफर ने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण परिकल्पना दिया था। इसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिकल्पनाएं दिए, जिसे हम मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है अद्वैतवादी परिकल्पना, और दूसरी कैटेगरी है द्वैतवादी परिकल्पना, और तीसरी कैटेगरी है आधुनिक परिकल्पना। हम देखते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना में हम लोग क्या देखेंगे। पुच्छल तारा परिकल्पना को देखेंगे हम इसमें, और इसी में हम देखेंगे वायव्य राशि परिकल्पना, और थर्ड नंबर पर हम देखेंगे निहारिका परिकल्पना, और चौथे नंबर पर हम देखेंगे उल्कापिंड परिकल्पना। और हम देखते हैं द्वैतारक परिकल्पना में हम क्या देखेंगे, ग्रहाणु परिकल्पना। इसके बाद हम देखेंगे ज्वारी परिकल्पना। इसके बाद तीसरे नंबर पर है तारक परिकल्पना, चौथे नंबर पर है विखंडन का सिद्धांत, और हम 5वें नंबर पर देखते हैं नवतारा परिकल्पना। हम 6ठे नंबर पर देखते हैं सिफिड साध्य परिकल्पना, और हम दोस्तों 7वें नंबर पर देखते हैं अंतरतारक धूलि परिकल्पना। इसके बाद हम आधुनिक परिकल्पना में देखेंगे दोस्तों महाविस्फोट का सिद्धांत। दोस्तों अगर आपने महाविस्फोट का सिद्धांत वाले लेक्चर हमारे पहले लेक्चर में नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर को देख लीजिए, जिसमें हम महाविस्फोट के सिद्धांत को बताए हैं, और आप उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अद्वैतवादी परिकल्पना ना, इसको पैतृक परिकल्पना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही तारे से हमारे सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति को बताया गया है। जैसे एक ही पिता से कई सारे संतानों की उत्पत्ति होती है, वैसे यहाँ भी एक ही तारे से हमारे सौरमंडल के सारे ग्रहों की उत्पत्ति को बताया गया है। इसमें पहला है पुच्छल तारा परिकल्पना ना। 1749 में कास्टोवोफर ने इसका प्रतिपादित किया, और उन्होंने ये कहा कि एक विशालकाय धूमकेतु सूर्य से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से मलबा टूटकर कुछ उससे अलग हो गया, और कालांतर में यही मलबा एकत्रित हुआ, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ, और छोटे मलबे से उपग्रहों का निर्माण हुआ, और बाकी बचा हुआ जो पदार्थ था मलबा वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया। तो ये दोस्तों बोले हैं कास्टोवोफर के हिसाब से। हम लोग देखते हैं अगला है, जैसे ये देखिए यहाँ पर इनके हिसाब से जो ये बताए हैं, इसमें ये एक सूर्य था, ये सूर्य था, और ये धूमकेतु था, विशालकाय धूमकेतु था। इसमें हम छोटा बनाया है क्योंकि थोड़ा स्पेस में दिक्कत हो रहा था। ये सूर्य से आके टकराया, जिससे इसके कुछ मलबा टूटकर सूर्य से अलग हो गया, और एक कालांतर में ये संघनित होकर एक ग्रह का निर्माण किया, जिससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों वायव्य राष्ट्र परिकल्पना देखते हैं। 1755 में इमैनुअल कांट ने अपने पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवन में ये इस सिद्धांत को दिया, और उन्होंने ये बताया कि जो आद्य पदार्थ ये छोटे और ठंडे कणों के रूप में था, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुआ, जिससे इससे तापमान में वृद्धि हो गया और यह गैसीय अवस्था में बदल गया, जिससे बहिर्मुखी बल बढ़ गया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया, और यह इसमें से एक गोलाकार वलय के रूप में से कुछ पदार्थ पृथक हो गया, यानी कि अलग हो गया। इससे ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो आद्य पदार्थ था, और ये छोटे और ठंडे कणों के रूप में था, जो किसी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। जैसे मान लीजिए एक कम स्पेस में अगर ज्यादा लोगों को रखेंगे तो वहाँ पे गर्माहट बढ़ जाता है। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो इंडियन रेलवे को देख लीजिए। आप यहाँ पर मेट्रो को मत देखिएगा, वहाँ उसमें एसी लगा होता है, और आप इंडियन रेलवे में खासकर जनरल बोगी को देखिएगा, जो दिल्ली और मुंबई के लिए खासकर जाती हैं। उसमें आप देखे होंगे कभी, तो आपको पता होगा कितनी गर्माहट होती है, और इसमें स्पेस भी नहीं होता, इससे लोग ठूसे होते हैं उसमें। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। और बचे हुए जो बचा हुआ भाग था, उसी से सूर्य का निर्माण हो गया। हम देखते हैं आगे निहारिका परिकल्पना। 1796 में लाप्लास ने अपनी पुस्तक में द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखा
जो सूर्य में भ्रमणशील निहारिका थी, इन्होंने ये बताया कि एक गर्म और भ्रमणशील निहारिका थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसके ठंडा होने के कारण इसके आयतन में कमी आया और तापमान में बढ़ोतरी हो गया, या जिससे निहारिका से वलय के रूप में कुछ पदार्थ अलग हो गया। यही पदार्थ ठंडा होने के बाद संगठित हुआ और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ और बचे हुए भाग से सूर्य का निर्माण हुआ। यानी ये बताया कि जो निहारिका थी वो गर्म और भ्रमणशील थी, जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, उसे ठंडा होने का उसके आयतन में कमी आया। और दोस्तों आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप ये जानते हैं कि कोई भी चीज गर्म होती है तो फैलती है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि वो जब ठंडा और सिकुड़ रहा थी जिससे उसके आयतन में कमी आया और आयतन में कमी आने के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो गया और फिर जिससे निहारिका से कुछ पदार्थ निकल के अलग हो गया, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। देखते हैं द्वैतवादी परिकल्पना। अभी तक हमने देखा अद्वैतवादी परिकल्पना को, देखते हैं द्वैतवादी परिकल्पना। सिर्फ हम द्वैतवादी परिकल्पना क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दो तारों को इमेजिन किया गया है। यहाँ पर दो तारों को इमेजिन किया गया है कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है दो तारों से हुई है, न कि एक तारों से। चलिए हम इसमें देखते हैं। पहला है ग्रहाणु परिकल्पना। हम देखते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 ईस्वी में इसके दिया था और उन्होंने ये बताया सूर्य अपने उच्च तापमान के कारण कुछ पदार्थ को हजारों किलोमीटर दूर तक प्रक्षेपित कर दिया। जो सूर्य था इसका तापमान बहुत उच्च था और इसने अपने उच्च तापमान के कारण कुछ पदार्थ को हजारों किलोमीटर दूर तक इसे प्रक्षेपित कर दिया, जिसे हम आज सुप्त सौर ज्वालाएं कहते हैं। और ये एक निहारिका थी, उसके बाद सूर्य के पास से गुजरी, जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पदार्थ निक्षेपित हुआ था वो निहारिका की तरफ आकर्षित हुआ और ये हुआ इसके बाद कि जो पदार्थ था वो निहारिका की परिक्रमा करने लगा और निहारिका आगे निकल गई। जो निहारिका थी वो आगे निकल गई और इसी पदार्थ से हमारे ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ, इन्होंने ये बताया। और देखते हैं ज्वारीय परिकल्पना। जीन्स और जेफरी ने 1919 में संकल्पना का प्रतिपादन किया था और उन्होंने ये बताया जो सूर्य था ये मूल रूप से गैसीय पिंड था। एक विशालकाय तारा सूर्य के निकट से गुजरा। जो सूर्य था एक गैसीय पिंड था और दूसरा पॉइंट इसमें जो एक विशालकाय तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने सूर्य की सतह पर कई ज्वार को उत्पन्न किया। इससे के परिणाम ये हुआ कि जो सूर्य के पदार्थ का कुछ भाग शिकार के रूप में सूर्य से अलग हो गया और इसी अलग हुए सूर्य की परिक्रमा करने लगा। जो ये पदार्थ सूर्य से अलग हुआ था और ये सूर्य की परिक्रमा करने लगा और इसी को हम ग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ये सूर्य हमारा और ये अन्य तारा है, ये सूर्य के नजदीक से गुजरता है, जिससे सूर्य का कुछ हिस्सा यहाँ पर हम देखते हैं टूटकर अलग हो गया और ये सूर्य की परिक्रमा करने लगा, जिसे आज हम ग्रह कहते हैं। इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों का भी इसी से निर्माण हुआ है। देखते हैं अगला दोस्तों, नौ तारा परिकल्पना। इसे प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटिलटन ने 1939 में अपनी पुस्तक नेचर ऑफ यूनिवर्स में दिया था और उन्होंने ये बताया जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो सूर्य से न होकर के उसके साथ ही तारे के विस्फोट से हुआ है। इन्होंने ये कहा कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है ये सूर्य से न होकर के उसके साथ ही तारे से हुआ है। और इन्होंने ये बताया कि एक सूर्य था और एक उसके साथी तारा था और एक दूसरा तारा या फिर दूसरा पिंड आकर के उसके साथी तारे से टकराता है जिससे एक विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ उससे कुछ पार्टिकल अलग हुआ और इसी पार्टिकल से आज हमारा ग्रहों की निर्माण हुआ है। देखते हैं अंतरतारक धूलि परिकल्पना। दोस्तों इसे रूसी वैज्ञानिक थे ऑटो शिम्ड, उन्होंने 1943 में दिया था और उन्होंने ये बताया अंतरिक्ष धूल कणों से भरा हुआ था। जो आज हम अंतरिक्ष को देखते हैं ये उस समय धूल कणों से भरा हुआ था और सूर्य ने इन धूल कणों को अपनी तरफ आकर्षित किया और ये धूल कण सूर्य की परिक्रमा करने लगे। जब ये धूल कण सूर्य की तरफ आए तो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, जिससे ये कण आपस में टकराने लगे। इन आपस में टकराने से इन धूल कणों की जो गति थी वो धीमी पड़ गई और यही कालांतर में कुछ समय पश्चात ये एकत्रित हुए और इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ है और शेष भाग से उपग्रहों का निर्माण हो गया
और इन्होंने ये बताया आखिर में कि जो भारी कण थे ये उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के नजदीक बने रहे, और जो छोटे कण थे वो हल्के हल्के थे, इसलिए वो दूर तक चले गए। जैसे आज हम देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है, जो इंटरनल प्लैनेट है, वो सूर्य के नजदीक है और ये बाहरी कणों से बने, यानी कि ठोस से बने हैं। जो आउटर प्लैनेट है वो गैसी है और हल्के हैं, इसलिए सूर्य से दूरी पर है। दोस्तों इसलिए अगले लेक्चर में हम सौरमंडल को करेंगे, तब वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों हम अगला देखते हैं आधुनिक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं, इसे हमने देखा था पिछले लेक्चर में, और आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो उससे आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए, इससे आपका फायदा होगा और आप समझ पाएंगे अच्छे से। इसलिए दोस्तों हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये थैंक यू दोस्तों।